हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल आशिक एजुकेशन पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है साइंस की जो सीरीज चली है, इसमें हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में बने हुए हैं। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यदि आपने ये नहीं देखा है तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें पहला वीडियो डला हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक एग्जाम में बने हुए हैं। तो आगे भी एग्जाम में हमेशा यही ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई सा एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी का हो पीएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे कोई सा भी हो, पुलिस का हो या टेट का हो, यूपी टेट का हो या एमपी टेट का हो, सी टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन साइंस में मिल, जैसे यहाँ पर जिसमें ऐसे क्वेश्चन है जो हर प्रकार के एग्जाम में बनते हैं। तो ये किसी प्रकार के सभी प्रकार के एग्जाम में बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सोनार सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौ संचालकों द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी में पीसीएस में पूछा हुआ है, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी तक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपी टेट में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पीएससी में भी, और यूपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें भी ये पूछे हुए कई बार हैं ये। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो नौ संचालक होते हैं इसमें ये प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग कर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोनार की यदि बात करते हैं, सोनार की यदि बात कर लें तो सोनार शब्द जो ऑप्शन नंबर डी है, सोनार होता क्या है? देखिए सोनार, ये होता है सोनार। तो सोनार का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होता है? इसका होता है साउंड साउंड नेविगेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग ये इसका फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप देख सकते हैं, इसे कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि संचालकों जो जो नौ संचालक होते हैं, नौसेना जो होती है, इसका प्रयोग इसी का प्रयोग करते हैं। अब ये किस लिए प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें कि समुद्र में जो जो समुद्र होता है, समुद्र जो छिपी हुई वस्तु में जो होती है, पुरानी वाली वस्तु में जो होती है, जहाज वैसे वगैरह कोई डूब जाता है, तो इसी की सहायता से इसमें पता लगाया जा सकता है कि कितनी गहराई पर ये जो वस्तु है समुद्र के अंदर छिपी हुई है। इसी के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। नौ संचालकों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता है, सोनार याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम बना हुआ है। तो ये पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब देख चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयोग होता है? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन और गूगल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जनरेशन शब्द है जो जी के लिए प्रयोग करते हैं। जी के लिए प्रयोग क्या प्रयोग करते हैं? जनरेशन शब्द प्रयोग करते हैं। जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। देखिए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो यहाँ पर देखिएगा जो हवा के अंदर, जैसे जब भी कोई, आपने देखा होगा पानी के अंदर जब भी कोई बुलबुला सा उठता है ना, तो उसके अंदर जो होती है उसकी एक गैस का गोला होता है। तो ये गैस का जो गोला होता है, ये हवा का जो बुलबुला होता है पानी के अंदर, वो किस तरह दिखता है? तो किसकी भांति दिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस इसी तरह दिखता है जो हवा का बुलबुला होता है पानी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है,
अब देखिए ये भी आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा आईएएस में पूछा हुआ, बहुत बड़ी बात है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कोबाल्ट 60 कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सही बात सवाल है, कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है ये चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है और ये उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 34 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो गामा किरण है ये उत्सर्जित करता है। कौन सा, कोबाल्ट 60 जो होता है चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, ये क्या उत्सर्जित करता है, तो ये गामा किरणें जो होती हैं इसी को प्रयोग करता, ये उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी चुंबक को समान लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए हैं तो क्या परिवर्तन होगा वो देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दोनों टुकड़े, नंबर 1 है दोनों टुकड़े अपना चुंबकत्व खो देंगे। ऑप्शन बी है एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरफ तरह कार्य करेगा और दूसरा दक्षिण पोल की तरह। ऑप्शन सी है इनमें से एक टुकड़ा अपना चुंबकत्व खो देगा। ऑप्शन डी है दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, यूडीए और एलडीए में 2008 में पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपने चुंबक तो कई बार देखी होंगी, चुंबक हम बना दें। यदि मान के चलते हम ये हमारा एक चुंबक है, यदि चुंबक को हम यदि या बीच से तोड़ दें, एक अभी ये पूरा संपूर्ण चुंबक है, यदि हम बीच से तोड़ दें इसको या काट दें तो ये भी अपने आप में दोनों चुंबक, एक चुंबक ये बन जाएगा, ये चुंबक ये बन जाएगा, ये दोनों अपने आप में पूरे चुंबक ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चुंबक है तो यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि चुंबकत्व आप सभी जानते हैं एक माइनस होता है एक प्लस होता है। जैसे कि करंट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है एक दक्षिण ध्रुव होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये अपने आप में संपूर्ण है। इधर मान के चलते इधर हमारा उत्तरी पोल है, ये हमारा दक्षिण पोल है, ये अभी संपूर्ण है। यदि हम इसको तोड़ दें तो यहाँ इसका ये दक्षिण पोल था तो यहाँ पर भी एक उत्तरी पोल बन जाएगा। ये दक्षिण पोल, ये उत्तरी पोल, तो इसका ये उत्तरी पोल, ये हमारा दक्षिण पोल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चुंबक, जब एक चुंबक जब टूट जाए दो भागों में तो अपने आप में पूर्ण चुंबक में ही टूटता है। ऐसा नहीं है कि एक अपना चुंबकत्व खो दे या फिर ऐसा, ये लाइट की तरह नहीं है कि आप एक तार खींच देंगे तो लाइट चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। जब एक चुंबक टूटेगा, समान भागों में टूटे या आधे भागों में टूटे, कोई से भी टूटे, तो वो अपने आप में एक चुंबक की तरह भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। देखिए विद्युत उपकरणों में, जैसे हम सभी जानते हैं, एक अर्थ होता है एक फेस होता है, याद रखिएगा, एक फेस होता है एक अर्थ होता है। इसमें विद्युत चुंबकों में जो कि अर्थ का प्रयोग करते क्यों हैं, तो ये देखिए ऑप्शन है खर्च को कम करने के लिए। देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो अर्थ लगा रहे हैं तो आपका कम खर्च होगा या बिजली खपत कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन जो हमारा खर्च होता है ये उसके अर्थ से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है, ये भी देखिए इससे कोई मतलब नहीं है। ये सुरक्षा के लिए, देखिए ये हो सकता है, और फ्यूज के लिए इससे भी कोई मतलब नहीं है। देखिए सुरक्षा के लिए हमारा ऑप्शन सही है, जो अर्थ का प्रयोग करते हैं सुरक्षा के लिए ही करते हैं, और अर्थ नहीं होगा तो हम लाइट ही कैसे बनाएंगे। तो ये भी एक तरह से सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि देखिए जब आप जैसे कई लोग क्या करते हैं, जब कम वोल्टेज आता है फिर भी अपना मशीन वगैरह जो होते हैं वो चलाते रहते हैं, तो उससे ये जो प्रभाव पड़ता है, ये मोटर वगैरह जल जाती हैं, उसकी मशीनें जल जाती हैं कम वोल्टेज पर चलाने पर। तो ये क्यों होता है, तो ये कि देखिए ऑप्शन है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ऑप्शन बी है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। ऑप्शन सी है वे भी स्क्वायर के समानुपाती
ऊष्मा खींचते हैं। ऑप्शन डी है कम वोल्टेज विद्युतीय विसरण प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में भी, ये भी 2008 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर सही है। इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर ए, जो क्या करते हैं कि ये जैसे कम लाइट होगी ना, तो वो तो अपनी पूर्ण एनर्जी के लिए पूर्ण जो अधिक से अधिक वोल्टेज को खींचेगी, अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, और जिससे क्या होता है वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी कारण से ये वोल्टेज जो विद्युत मोटर जो होती है अक्सर जल जाती हैं कम वोल्टेज पर चलाने पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि कई बार ये देखिए एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। देखिए सभी जाते हैं गर्मी में हम पंखा चलाते हैं तो हमें बड़ा आराम मिलता है। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो हवा जो पंखा, ऑप्शन ए है, पंखा ठंडी हवा देता है। क्या होता है देखिए, ये तो नॉर्मल बात है, कोई पंखा ठंडी भी देता है, कोई हवा भी, कोई गर्म भी देता है। ऐसा नहीं है गर्मी में चलाएंगे, ज़्यादा धूप में चलाएंगे तो गर्मी लाएगा। तो बी है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। ऑप्शन सी है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है। डी है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सबसे अधिक बेस्ट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, जो हमारा पसीना जो है तेजी से, देखिए हमारे शरीर में पसीना निकलता है, इस कारण हमें गर्मी लगती है, हमें गर्मी महसूस होती है। जब जैसे हवा हमें लगती है, पंखे की हवा जब लगती है तो हमें एकदम ठंडा ठंडा लगता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा शरीर है, शरीर के जो पसीना है, जो हमारी स्किन पर जो पसीना निकलता है, ये पसीना जो है अत्यधिक तेजी से बाष्पीकृत होता है, जिस कारण हमें ठंडक सी महसूस होती है। इस कारण ये आराम से, जो गर्म मौसम है पंखा चलाने पर हमें आराम से महसूस होता है, यानी थोड़ी ठंडक सी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा है, तो 5 प्रति यूनिट, जब 100 वाट का बल्ब है जो 10 घंटे जलता है तो यहाँ पर 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से 5 रुपए ही खर्च होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट करें, क्या होगा इसका आंसर? जो हमारे देखिए जो तरंग जो लंबाई होती है किसकी सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है इंफ्रारेड, बी है एक्सरे किरणें, सी है दृष्टिगोचर प्रकाश और डी है रेडियो तरंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी है जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेडियो तरंगे जो होती हैं सबसे अधिक लंबाई की होती हैं। ये भी देखिए आरपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, राजस्थान पीसीएस में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घटता है या बढ़ जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, शुद्ध रूप से घटता है और बाद में बढ़ता है, शुरू में घटता है और बाद में बढ़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ 2005 में, अभी की बात है, 2005 की ही बात है। चलिए तापमान जो होता है, देखिए जब भी आप तापमान किसी धातु का बढ़ाते हैं या कम करते हैं, देखिए बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो होता है उसका बढ़ जाएगा, और घटाने पर क्या होता है उसका प्रतिरोध जो होता है घट जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है और उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और घटाने पर उस धातु का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए है 36,000 किलोमीटर, बी 42,000 किलोमीटर, सी है 30,000 किलोमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा हुआ 2011 में क्वेश्चन है ये।
2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए सभी क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे हुए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे भी बनने की अच्छी चांस है, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ए हो जाएगा। जो 36,000 जो किलोमीटर है, यही उसकी ऊंचाई होती है। जो तुल्यकारी जो यानी कि उसके समान जो होता है उपग्रह होता है, उसकी सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। ऑप्शन ए एकीकृत आवेश, बी है एकीकृत धारा, सी है एकीकृत परिपथ और डी है आंतरिक परिपथ। ये भी एसएससी सेक्शन ऑफ 2006 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो आईसी का जो कंप्यूटर में जो आईसी का प्रयोग करते हैं, आईसी जो सिलिकॉन की बनी होती है, उसकी जो आईसी होती है उसकी चिप होती है ना, चिप बनी होती है सिलिकॉन की, याद रखिएगा सिलिकॉन की बनी होती है। तो आईसी जो होती है फिर किसके लिए प्रयोग, इसका अर्थ होता क्या, क्यों होता है इसका प्रयोग? तो ये एकीकृत परिपथ के रूप में ये कार्य करती है। इसका अर्थ यही होता है, जो आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि होती है। देखिए तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो 24 घंटे होती है ये हमारी इसकी अवधि होती है, परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटे। देखिए एसएससी सीपीओ में 2007 में भी और 2010 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब पहले तो आपको बता दें स्नेहक तेल का मतलब होता क्या है। आप सभी को मालूम होगा स्नेहक तेल का मतलब होता है, जैसे आप सभी जानते हैं, जो जैसे कोई मशीन है, मशीन में जब भी हम कोई पहिया, जैसे पहिया लगा हो, जैसे कोई गाड़ी में, जो गाड़ी में या फिर मोटरसाइकिल में या साइकिल में जो भी पहिया होता है ना, तो उसको घुमाने के लिए बिल्कुल स्मूथ तरीके से चले, तो उसमें लगाने के लिए हम ग्रीस या ऑयल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा ऑयल का प्रयोग करते हैं या फिर उसमें ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस। तो यही ग्रीस जो होती है स्नेह का काम करती है, यही स्नेहक होता है, यानी कि उसकी स्मूथता, यानी कि बिल्कुल सरल तरीके से चले, आराम से चले, चिकनाहट यानी कि चिकनाहट। तो यहाँ पर देखिए ईंधन दहन के लिए इसका प्रयोग तो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। प्रवाह को धारा रेखी बनाने के लिए, ये भी इसमें प्रवाह का कोई वो नहीं होता है। और घर्षण बढ़ाने, देखिए घर्षण बढ़ाने के लिए तो हम, घर्षण कम करने के लिए तो लगाते हैं, तो घर्षण तो बढ़ेगा नहीं इससे, तो घर्षण कम होगा इससे। ये भी एसएससी स्टेनोग्राफ में पूछा हुआ, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसने का प्रयोग कब करते हैं? इसमें घर्षण कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर हो जाएगा। जब घर्षण कम करते हैं तभी घर्षण कम करने के लिए हम स्नेह का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए आप सभी को पता होगा, जब भी हम या नाई या हम घर पे ही कभी कभी शेविंग बनाते हैं ना, तो उसका जो ब्रश होता है, जो ब्रश होता है उसमें क्रीम निपट जाए। जब जैसे हम उसमें पानी डालते हैं, उसमें पानी में डुबोते हैं उस ब्रश को, तो उसके जो बाल्स होते हैं ना, ये धागे जैसे होते हैं, ये चिपक जाते हैं आपस में। ये क्यों चिपक जाते हैं, शेविंग आपस में चिपक जाते हैं? इसी का कारण क्या है? तो ये आपको बता दें कि ये पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता और घर्षण। देखिए घर्षण का इसका कोई काम नहीं होता, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी होती है, इसका कोई काम नहीं होता, और श्यानता का भी इसका कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पृष्ठ तनाव ए हो जाएगा। देखिए आप पृष्ठ तनाव होता क्या है, देखिए आप सभी अपने आप में क्या होता है, एक सिकुड़ा हुआ रूप होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ रूप, सिकुड़ा यानी कि आपस में सिमटना। जैसे आपने देखा होगा एक बूंद जब आती है तो अपने आप एक गोल होती है, एक बूंद होती है, एक गोल होती है अपने आप में। ये क्या है, आपस में सटे हुए होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके जो आपस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे ही मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है ये जल। जब ये आपस में ये सटे हुए होते हैं तो ये अपने आप में क्या होते हैं,
एक तरह गोल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में सिकुड़ जाती है, तो वो किस कारण होती है? ये पृष्ठ तनाव का ही होता है। यानी कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोल गिरती हैं, ये गोल होने का कारण क्या है? ये पृष्ठ तनाव ही इसका कारण होता है। पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा सेविंग ग्रोथ से संबंधित है, किसका? पृष्ठ तनाव से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन, उबला हुआ पानी, गर्म पानी, भाप से, या फिर पिघली हुई प्लावी बर्फ से। देखिए, आप सभी जानते हैं जो बर्फ पिघलती है, इस बर्फ से तो कोई होता नहीं है, गर्म होता है, गर्म से होता है। गर्म पानी से भी हमारी जलन होती है और उबलते हुए पानी से भी हमें जलन होती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक जलन किससे होती है। आपने देखा होगा, आपने कभी गर्म गर्म रोटी खाई होगी, गर्म रोटी खाई होगी, तो रोटी के अंदर जो भाप होती है, जो गैस भरी होती है ना, ये गैस ही क्या होती, सबसे खतरनाक होती है। आप उससे कई बार जले भी होंगे, तो वो वही जो भाप होती है, या जो उबले हुए पानी है उसकी भाप जो होती है, वो सबसे अधिक खतरनाक या जलनदायक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर भाप दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाप जो होती है सबसे अधिक जलन पैदा करती है। याद रखिएगा, इससे पानी से भी, उबलते हुए पानी से भी और गर्म पानी से भी इससे होती तो है जलन, लेकिन सबसे अधिक किससे होती है? तो होती है भाप से। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई जो पिंड होता है, या कोई, आपने छत देखी है, छत, आपने छत देखी है ना, या कोई ऐसी वस्तु देखी है जिस पर प्रकाश पड़ रहा हो, तो वो कोई चीज आपने देखी होगी कि प्रकाश में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखी है धूप में, और दो प्रकार की चीज रखी हैं, एक गर्म अधिक हो जाती है, एक गर्म नहीं होती है। तो उसका कारण में अंतर आपने देखा होगा कि एक जो अधिक खुरदरी होती है, और अधिक खुरदरी होती है, और डार्कनेस और डार्क होती है, वही चीज जो होती है, वही वस्तु सबसे अधिक अवशोषण करती है ऊष्मा का, और सबसे अधिक गर्म होगी। आप देख लेना, आप देखना। तो यहाँ पर ऑप्शन ही पूछा है कि सबसे ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है? अवशोषण, अवशोषण वही करेगा जो सबसे अधिक गर्म होगा। आपने देखा होगा कि जो कोई, उसकी जिस वस्तु की सतह चिकनी होती है, वो कभी भी अधिक गर्म नहीं होगी, जो खुरदरी होती है उससे कम गर्म होगी। क्योंकि जो चिकनी सतह होती है, उस सूर्य से आने वाली प्रकाश, या सूर्य से आने वाली प्रकाश जो होती है, उसकी ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये चिकनी सतह है और ये खुरदरी सतह है। जैसे कि एक प्रकाश यहाँ से आता है, तो ये क्या है, प्रकाश ये तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ये तुरंत ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये जो उससे जो खुरदरी सतह पर जो प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो कैसी कलर की होगी, देखिए, एब्जॉर्ब वही कलर की करती हैं जो काले यानी डार्क रंग की होती हैं। और ये क्या है, चिकनी होगी और सफ़ेद होगी, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी, सबसे अधिक क्या रही है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी। आपने देखा होगा, छाता जो होते हैं, छाते जो होते हैं काले रंग के होते हैं, नीचे नीचे सफ़ेद रंग के, लेकिन ये ऐसा उल्टा है। ये कैसा होना चाहिए, ऊपर सफ़ेद रंग के होना चाहिए और नीचे होने चाहिए काले रंग के, क्योंकि गर्मियों के मौसम में की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, जो काला और खुरदरा होता है जी अधिक ऊष्मा का अवशोषण करेंगे और कम रिफ्लेक्टर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इज राइट है, यानी कि सबसे अधिक कौन करेगा, काला और खुरदरा। अगला क्वेश्चन है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए है गामा किरण, बी है यूवी किरण, सी है दृश्य किरण, और डी है सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें कि ऊष्मा का जो बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, माइक्रोवेव तरंग, और फिर आता है किसका काम, ये आता है दृश्य किरणों का, इसका दृश्य किरणों का, दृश्य प्रकाश का, फिर आता है यूवी किरण, यूवी रेस का, और फिर आता है गामा किरणों का, गामा
किरणों का। ठीक है, तो ये है इसका किरण। यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो यह हो जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव तरंग जो होती है हमारी सूक्ष्म तरंग कहलाती है, सूक्ष्म तरंग विकिरण। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सबसे कम जो ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसका क्या, उसका नाम क्या है, तो ये होती है किसकी, सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव रेस का। इसके बाद किसकी होती है, ये होती है दृश्य प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का, और फिर होता है यूवी अल्ट्रावायलेट किरण का, और फिर होती है गामा। सबसे अधिक किसकी होती है, गामा किरण की। तो ऑप्शन नंबर सबसे कम पूछा है, न्यूनतम ऊर्जा पूछी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म किरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि लोलक घड़ियां होती हैं, इनकी क्या है, लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए ये सुस्त पड़ जाती हैं। आपने सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है उससे क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो ऑप्शन यहाँ पर है एनीमोमीटर, बी है कैलोरीमीटर, सी है लक्स मीटर, और डी अल्टीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, ये स्पेस में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए मेन से पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो अल्टीमीटर ए मीटर होता है, ये क्या होता है, ये वायु की गति को मापता है, वायु की गति को मापता है, ये वायु की गति को मापता है। ठीक है, और कैलोरीमीटर सभी जानते हैं, कैलोरीमीटर क्या होती है, ये जो कैलोरीमीटर किसी पदार्थ द्वारा जो अवशोषित किए जाते वाले रंग का मापन करती है, याद रखिएगा। और लक्स मीटर जो होता है, ये हमारे प्रकाश की तीव्रता को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है, तीव्रता को। और जो अल्टीमीटर आप सभी जानते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये विमानों की ऊंचाई मापता है, विमानों की, जो हवाई जहाज होते हैं ना, विमानों की, यानी कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहे हैं, तो उनकी ऊंचाई मापता है। तो ऑप्शन यहाँ पर, ये प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लक्स मीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है सनस्पॉट, ऑप्शन बी है सोलर रेडिएशन को, और सी है हवा ताप को, और डी है पौधों के ताप को। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सोलर रेडिएशन जो होता है पायरोमीटर का उपयोग किया है, इसी को मापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। सोलर जो तरंगें होती हैं उनमें कितनी तरंगें आती हैं, कितनी मतलब कितनी तेजी से आती हैं, कितना इसमें प्रकाश होता है, इसी को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट जो आइंस्टीन है आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक हैं, ये एक वाद्य यंत्र बजाते थे, ये क्या बजाते थे, तो ऑप्शन ए है गिटार, बी है बांसुरी, सी वायलिन, और डी सितार। देखिए ये भी बिहार पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वायलिन है, वायलिन बजाते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का जो परिचय किसने दिया, तो ये तो बेसिकली बात है कि ये आइंस्टीन ने ही दिया था। भौतिकी की बात करें तो अल्बर्ट जो आइंस्टीन है हमारे, इन्हीं ने ही इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग किस क्षेत्र से जुड़े हुए महान व्यक्ति हैं। देखिए संगीत, कला, विज्ञान, राजनीति, सभी को पता है ये तो, क्योंकि हम, आपको मालूम है, हमें भी पता है, सभी को पता है कि हम विज्ञान का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें विज्ञान के अलावा और क्वेश्चन हो गए नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वैज्ञानिक जो विज्ञान संबंधित है, स्टीफन हॉकिंग। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया, लेकिन ये क्यों दिया गया था, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो ये किस क्षेत्र में दिया गया था, मतलब क्यों दिया गया था, क्या इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर सापेक्षता के सिद्धांत, ब्राउनी गति हेतु, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव हेतु, और ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। देखिए आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 56 का जो है, 56 का, ये जो आइंस्टाइन है, पहले तो आपको बता दें कि जो आइंस्टाइन जो थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, क्या थे,
पहले आपको बता दें कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या थे, एक जर्मन व्यक्ति थे, जर्मन, एक जर्मन के जो वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया है, जो अमेरिका में, बाद में अमेरिका ये शिफ्ट हो गए थे, अमेरिका, बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हुए। और फिर इन्होंने क्या है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी इन्होंने दी। तो इसी के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना। तो पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में क्यों दिया गया था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि प्रकाश जो वैद्युत प्रभाव हेतु ये दिया गया था, इन्होंने क्या इसी के सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ये कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे, अमेरिका के नहीं थे, जर्मन के थे, नॉट जर्मन, नॉट अमेरिका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो सूक्ष्मदर्शी आप सभी जानते हैं, माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी जो ऑप्शन ए है एडमंड स्पेसर, बी है एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉक, बी है पाउलसेन, और डी जेड जॉनसन। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जो एसएससी क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2005 में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जो जेड जॉनसन है, इन्होंने ही इसकी खोज की थी, किसकी, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता एक बीमारी है, अबिंदुकता एक बीमारी है, किसकी है, किससे संबंधित है ये, कानों से, आंखों से, नाक से, गले से। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो अबिंदुकता है, ऑप्शन नंबर आंखों से, बी से, यानी कि आंखों से संबंधित है, अबिंदुकता बीमारी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित कहाँ पर, ये एक संस्था है, ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेंगलुरु है, बेंगलुरु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बेंगलुरु है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। आगे भी इस तरह के वीडियो और आएंगे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी आपको जानकारी लगी हमारी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, ये देख लेते हैं इसका क्या होगा, इसका आंसर देखिए। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती हैं, तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जैसे हमने अभी पढ़ा था जी स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम जी समझ था हमारा कौन सा जनरेशन था, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है अवृत्त किरणें, बी है सूक्ष्म किरणें, और डी है रेडियो किरणें, और सी है रेडियो किरणें, डी है कॉस्मिक किरणें। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी तरह से हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।